यस हेलो एवरीवन। सो हम आज MMT4 डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, राइट। 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन इज लाइक x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। एक सेकेंड, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? यस। हाँ, तो सेकेंड इक्वेशन में से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा, एंड देन जो थर्ड इक्वेशन में है वो 3 का मल्टीपल है, राइट। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो जब भी इस तरह का सिस्टम होता है तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रैंक है, रैंक ऑफ, इसे हम बोल देते हैं रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए स्लैश 3 is equal to 1 and that is less than 3, right. 3 is the number of variable here एंड यहाँ पे 1 कैसे आया? तो अगर आप इसे मैट्रिक्स की तरह लिखोगे, जैसे कि इसे हम लिख देते हैं x प्लस, इसे हम इस तरह से लिखते हैं 1 1 1 3, देन 2 2 2 6 एंड देन 3 3 3 एंड 9। तो यहाँ से अगर हम R2 जो रो 2 है उसमें से रो 1 को 2 से गुणा करके अगर घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड ये 0 हो जाएगा। एंड सेम अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो रैंक बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि नॉन जीरो एंटिटीज जो है वो एक ही रो में, तो रैंक हो जाएगा 1 विच इज लेस देन। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। सो आई गेस इसके लिए और सिस्टम है नहीं यहाँ पे, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में से एक बार डिस्कस करके आपको बता दूंगी क्या है क्वेश्चन यहाँ पे। देन अगला आता है क्वेश्चन नंबर 23, द सिस्टम x plus y minus z plus 2w is equal to 5, 2x minus 3y plus z minus 6w is equal to 3। सो ये पूछ रहा है कि सिस्टम के कितने सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, ट्राइवल सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है और नो सोल्यूशन है। सो इसे एक बार ढंग से देख लेते हैं। सो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? x है, y है, z है एंड w है, ठीक है। और इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन हमारे पास में है 2। तो ये बेसिक रूल है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल देन वी कैन फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से, सो उसका आंसर हो जाता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब ये पूछ रहा है फॉर 2 लीनियर इक्वेशन द कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन। सो एक बार आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। यूनिक, अगर कोई इक्वेशन है और यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए? दीज आर द कोफिशिएंट, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 2 है। नंबर ऑफ वेरिएबल है यहाँ पे x, y, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं?
नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पर है 2, ठीक है, तो सॉल्यूशन तो है। अब ये बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन कब होगा, तो वो कब होगा जब कोफिशिएंट का जो रेशियो है, जैसे a1/a2 एंड b1/b2, ये जो है दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। और अगर मान लो ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये बराबर हो जाएंगे तो फिर इसका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो है इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएंगे। और यहाँ पर नो सोल्यूशन रहेगा। तो ये कंडीशन है, तो ये आपको याद ही करनी है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If A is both symmetric and skew symmetric, then find the determinant of A. So अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो एक नल मैट्रिक्स होती है। ये हमने पहले भी डिराइव किया है, इसे मैं एक बार और बता देती हूँ। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है, तो सिमेट्रिक मतलब होता है A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, राइट, और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब होता है A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है, तो इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसे बोल देते हैं 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0। यहाँ से A एक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब हो गया A जो है वो क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मीन इज 50 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन, सो वो हो जाएगा 5/50, 1/10, 0.1। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये परसेंटेज में पूछा है या रेशियो में पूछा है। तो परसेंटेज में 0.1 परसेंटेज में हो जाएगा ये 10, और अगर रेशियो में पूछा है तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, सो ये हो जाएगा परसेंटेज। सो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाय म्यू। देन अगला है, फॉर 3 सैंपल पेयर्स ग्रेड डिफरेंस आर 2, 4 एंड 6, फाइंड सेमी वेरिएंस, ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है वो हम पहले कर चुके हैं, मैं बताती हूँ कैसे किया है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक क्वेश्चन था फर्स्ट जो एमएमटी था उसमें इस तरह से था कि लेग डिस्टेंस जो है वो 400 है, और अगर लेग डिस्टेंस को हम इक्वल टू 800 कर दे तो हमारा सेमी वेरिएंस क्या हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने किया था ग्रेड का डिफरेंस किया था, राइट, G2 माइनस G4 का स्क्वायर किया था एंड G1 माइनस G3 का स्क्वायर किया था एंड डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ पेयर्स, राइट, इस तरह से उसे किया था। सो अब इस सवाल में क्या हुआ है, यहाँ पर इस सवाल में हमें बोल दिया है कि ये जो डिफरेंस है G2 माइनस G4 वो हमें गिवन है, अब हमें सेमी वेरिएंस निकालना है, ठीक है, तो सवाल एक बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ग्रेड डिफरेंस हमारे पास में है 2, 4 एंड 6, ठीक है, तो यहाँ पर सेमी वेरिएंस क्या हो जाएगा, सेमी वेरिएंस हो जाएगा 1/2 इंटू, अब नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए, जितने डिफरेंस है 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 36, राइट, ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 1/6, और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देती हूँ तो स्टेप्स मिस हो जाते हैं, ये हो जाएगा 20 एंड 56, ठीक है, तो ये यहाँ पे है 56 डिवाइड बाय 6, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 9.2/6 हो जाएगा हमारा 9.33 हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ GI माइनस GJ ओके स्क्वायर
डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ पेयर्स। सो यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया हुआ था, हमने बस उसका स्क्वायर करके ऐड किया है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेयर किया है, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। देन अगला है यूजिंग इनवर्स डिस्टेंस वेइंग विद पावर 2, 3 samples have distance 10, 20 and 40. Grade is 2, 4 and 8. Find estimated grade. Right? So यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है विथ पावर 2, राइट। सो ये हो जाएगा ग्रेड इज इक्वल टू समीशन ऑफ जी आई डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर एंड समीशन ऑफ वन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा ग्रेड इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 20 प्लस 8 डिवाइड बाई 40, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा 1/10 स्क्वायर प्लस 1/20 स्क्वायर एंड 1/t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/100, 4/400 प्लस 8/1600, यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये 1/100, 1/400 एंड 1/1600, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा ये 16 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये 8 इंटू 1 है यहाँ पे, ठीक है। मैंने सिंपल एलसीएम लिया है, ये हो जाएगा यहाँ पे 21 और ऊपर इसमें आ जाएगा 32 होगा, ये 16 होगा और 8 होगा, तो ये हो गया 40, 50, 56। सो यहाँ से इसे देख लेते हैं, ये आ रहा है अराउंड 2.42 होता है। 52, 10, 14, 140, 140 मतलब हो गया ये 6, 2.6 एंड 140 अगेन 2.67 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ तक कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉजिटिवली स्क्यूड ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन इन एन ओर बॉडी जनरली मीन्स मीन इज लेस देन मोड, ग्रेटर देन मोड, इक्वल्स टू और नो हाई ग्रेड वैल्यू एग्जिस्ट। सो पॉजिटिवली स्क्यूड किस तरह से होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड इस तरह से होगा, जैसे ये ग्राफ है। सो जो टेल होगा वो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ए। तो स्क्वायर ब्रैकेट ए में जो वैल्यूज आ रही है वो बार बार आएंगी, पर वो बहुत कम वैल्यूज है, और जो हाई मतलब हाई वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे है 50 है, यहाँ पे मान लो 40 है और यहाँ पे मान लो 10 है, ठीक है, और यहाँ 20 है। तो यहाँ पे जो 20 वैल्यू है वो बार बार आ रही है, मतलब मोड जो मोड है वो है 20, ठीक है। और मीन अगर आप देखोगे तो मीन इसका आसपास होगा 40 to 50 के बीच में। क्यों होगा, क्योंकि हाई वैल्यू जो है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, तो इसका जो मीन होगा वो मोड से ज़्यादा होगा, मतलब जो मीन होगा वो ग्रेटर देन होगा मोड, ठीक है। मोड जो होता है कि जो बार बार अकर करे, और मीन मतलब होता है एवरेज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये होता है पॉजिटिवली नेगेटिवली, मैं एक बार बता देती हूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव एंड कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं यार, कांस्टेंट ही बोलते होंगे। तो इस तरह से हो गया, ये नॉर्मल होता है। फिर एक होता है इस तरह से, एंड एक होता है कि इधर वैल्यूज कम है और आगे जब हायर वैल्यूज आती है तो मतलब ये जिसकी जो टेल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इसकी टेल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। ये होता है नेगेटिव, और इसे हम बोल देते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये ग्राफ होते हैं। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन। In rigging, although variance can be used directly, it is more convenient to use range, mean, covariance and median. So आप में से किसी को याद है इसका आंसर, लाइक गैस ही कर सकते हैं, गैस में मतलब क्या आना चाहिए। यस, सी, राइट। सो इसमें बेसिकली
इसमें होता क्या है, जैसे हम लिखते हैं ना गामा एच इज इक्वल टू सी नोट माइनस सी ऑफ एच। सो यहाँ पे हम मतलब कोवेरियंस यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोवेरियंस यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है देन वेरियंस, बिकॉज ये मतलब डिस्टेंस के संग दो सैंपल्स को जल्दी से रिलेट कर देता है, जैसे कि ये एच डिस्टेंस हो गया, ये जीरो डिस्टेंस हो गया, तो ये काफ़ी रिलेटेबल हो जाता है। तो रिगिंग में हम वैसे भी रिगिंग जो है वो मतलब जो डिस्टेंस पे पॉइंट होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। सो कोवेरियंस इसका आंसर हो जाएगा। और रेंज, मीन और मीडियन तो हम वेरियंस की जगह यूज़ कर भी नहीं सकते हैं, तो इसे आप ऐसे भी गैस कर सकते थे कि वेरिएंस से ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होगा, वेरिएंस से ज़्यादा कन्वीनियंट कोवेरियंस होगा, क्योंकि मीन, रेंज और मीडियन अलग अलग लीग में, वो वेरिएंस से रिलेटेड नहीं है। देन अगला है मैच द सेमी वेरियोग्राम। तो इसमें बोला है सडन जंप एट ओरिजिन एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एंड देन अगला है स्ट्रेट लाइन इंक्रीज अप टू रेंज, स्मूथ कर्व अप्रोचेस स्टिल स्लोली। तो ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ये इस तरह से होगा, ये यूँ होता है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, मतलब ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल होता है। उसके बाद में कर्व्ड राइज एंड रीचेस स्टिल एट फाइनाइट रेंज, ये हो जाएगा 4। देन स्ट्रेट लाइन इंक्रीज अप टू अ रेंज, ये हो जाएगा लीनियर। सडन जंप एट ओरिजिन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, मतलब मैं ग्राफ बना के बता देती हूँ चारों के। सो फर्स्ट वाला जो है पी, उसमें इस तरह से ग्राफ बनता है, इसे हम बोलते हैं प्योर नजेट, मतलब इसमें सेल वैल्यू जो होती है वो नजेट की इक्वल हो जाती है, ये मान लो, ठीक है। उसके बाद में अपना आता है क्यू, तो ये तो हमने देखा हुआ है, इस तरह से वैल्यू इंक्रीज होता है एंड देन एक वैल्यू पे आके ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया क्यू। देन होता है आर, वो इस तरह से होता है। तो ये मतलब जो इसके क्या बोलेंगे हम, ये ना इन्फिनिटी पे जाके एक वैल्यू पे कांस्टेंट होता है, इस तरह से बोल सकते हैं। एंड देन आता है एस, तो ये बोलता है कर्व राइज एंड रीचेस स्टिल एट फाइनाइट रेंज। तो ये भी सिमिलर ही होता है, पर ये यहाँ पे मतलब एक फाइनाइट रेंज इसे मिल जाती है, तो इसे हम स्फेरिकल बोलते हैं। अब इसमें क्या है अगला, प्योर नजेट, तो डिसकंटिन्यूटी एट ओरिजिन, यस, जो ज़ीरो है उस पर डिसकंटिन्यूस होता है ये। और मतलब अगर आप देखोगे तो ज़ीरो के जस्ट ज़ीरो माइनस पे इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है। ज़ीरो प्लस पे इसकी वैल्यू डिफाइंड है, तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस एट ज़ीरो। तो पी में जो है वो हो जाएगा वन एंड बी, तो वन एंड बी ऑप्शन नंबर ए है। फोर्थ मैंने कॉपी नहीं किया है, एक बार देख लेते हैं उसको। फोर्थ फोर्थ पी में, हाँ, तो अपना आंसर ऐसे ही आ गया, ए आंसर हो जाएगा इसका। पर फिर भी बाकी मिला लेते हैं। स्ट्रेट लाइन इंक्रीज अप टू रेंज लीनियर, रीचेज स्टिल फाइनाइट रेंज, स्ट्रेट लाइन राइज। सो इसमें अपना हो जाएगा डी, स्ट्रेट लाइन राइज। देन अगला है एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगा ए। एंड देन है हमारा लास्ट ऑप्शन, तो ये तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, फाइनाइट रेंज विद कर्व्ड राइज, मतलब ये इस तरह से यहाँ पे ये कर्व है एंड देन फाइनाइट रेंज हो जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है आर एन एस में, तो ये इंक्रीज हो ही रहा है, पर ये एक टाइम के बाद में ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, और ये जो है वो मतलब इसे थोड़ा 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 करके बढ़ ही रहा है, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। Then अगला है the thickness of a coal seam is represented by a spherical semi-variogram with sill 8 if semi-variogram value at leg distance h is 5। कोरिलेग्राम वैल्यू क्या है यार ये, हाँ, तो इसमें क्या होगा देखते हैं। ये वाला हमने पहले किया हुआ है MMT1 में। यहाँ पे हमें गिवन है सेमी वेरियोग्राम सेल वैल्यू हमें गिवन है 8, ठीक है। उसके बाद में हमें बोला है कि सेमी वेरियोग्राम वैल्यू एट लेग डिस्टेंस इज 5 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो हमसे पूछा है कि ये वैल्यू कितना होगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने इसको एज अ रेशियो किया था, 1 - 2/5 ऐसा कुछ हुआ था। इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है सी ऑफ एच, ये फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है, गामा एच इज इक्वल टू
सी नॉट माइनस सी एच। तो यहाँ पे हमसे सी एच पूछा है, तो ये हो जाएगा 5, 8, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो अभी हमें सी एच पता चल गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली जो हमसे पूछा है 3 डिवाइड बाय 8, यहाँ पे हो जाएगा ये 0.375। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे किया है, यहाँ पे दो फॉर्मूला लग गए हैं इसका, यार ये याद रख लो। कोरिलोग्राम जो होता है वो होता है इस तरह से, सी ऑफ एच डिवाइड बाय सी नोट। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर गामा एच की वैल्यू गिवन थी और सी नोट की वैल्यू गिवन थी और सी एच हमें फाइंड करना था। तो यहाँ से हमने वैल्यू रखा और यहाँ पर सी एच की वैल्यू जो आई वो आ गई 3। उसके बाद में हमने रेशियो में फॉर्मूला पुट किया, तो ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0.375 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, covariance of manganese grade at a certain leg distance is 18. If the cell is 30%, find the semi-variogram value at the same leg distance। तो हमें बोला है कि अगर हमारा कोवेरियंस जो है वो 18% है और सेल वैल्यू है 30% पे, सो सेम वैल्यू सेम लेग डिस्टेंस पर हमें सेमी वेरियोग्राम फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा ऑफ एच इज इक्वल टू सी नोट माइनस सी एच। यहाँ पर सी नोट कितना है, सी नोट दिया हुआ है 30, माइनस कर देंगे सी एच से, सी एच हो जाएगा 18, तो यहाँ से हो जाएगा 12%। तो ये हमारा आंसर हो गया सेमी वेरियोग्राम, एंड सी नोट हमारा हो गया सेल। उसके बाद में सी एच हमारा क्या है, सी एच हमारा हो गया कोवेरियंस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है यहाँ से। Then 34, a linear semi-variogram has a cell 240, nugget 60 and range 90। ठीक है, रेंज गिवन है यहाँ पे, मतलब कि लीनियर है, तो यहाँ पे ये इस तरह से इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इसको बोला है 90 मीटर। ठीक है, इसके आगे जो है वैल्यू सेम रहेगी। फाइंड द सेमी वेरियोग्राम वैल्यू एट लेग डिस्टेंस 45। तो ये बोल रहा है 45 पे क्या होगी, तो ये तो चेंज होगी यहाँ पे, राइट। ये मान लो नजट इस तरह से, तो ये अलग होगा, ये अलग होगा। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। सो हमें बोला है एट 45 मीटर, मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, सी एच इज इक्वल टू सी नोट प्लस, यहाँ पे हो जाएगा सिल जो होता है वो, सिल लिख देते हैं इसको, माइनस नजेट। ये क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चरल वेरिएंस है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई हमें करना है। यहाँ पे है एच और ए, एच बाय ए, इस तरह से ये। ठीक है, बेसिकली अगर ये वाला फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था, गामा एच इज इक्वल टू सी नोट प्लस स्ट्रक्चरल वेरिएंस इनटू हो जाएगा एच बाय ए। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, सी नोट की वैल्यू हो गई हमारे पास में 60, यहाँ पे हो गया प्लस 240 माइनस 60 इंटू 45 डिवाइड बाय 90। 90 इज द रेंज, सो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे ये हो गया 180, 180/2 हो गया 90, 90 प्लस 60 यहाँ पे हो जाएगा 9 और 6 हो गया 50, 150% इसका आंसर हो जाएगा। देन अगला, if the line of collimation rises by 0.02 मीटर पर 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बोला है पर 100 मीटर, बैक साइड डिस्टेंस इज 40 मीटर while फोर साइड डिस्टेंस इज 90 मीटर। एरर इन द डिफरेंस ऑफ लेवल फोर साइड माइनस बैक साइड ड्यू टू कोलिमेशन एरर। तो इसमें हमें बोला है कि 100 मीटर पर हमें इतना मतलब डिफरेंस आ रहा है 0.02 मीटर का। सो इसको देख लेते हैं। सो हमें क्या बोला है, 0.020 मीटर पर 100 मीटर डिफरेंस आ रहा है, मतलब अगर आप 100 मीटर में रीडिंग ले रहे हो तो आपका है 0.020 मीटर का राइज हो रहा है लाइन ऑफ कोलिमेशन में, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, बैक साइड डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है
40 मीटर एंड फोरसाइट जो है वो दिया हुआ है 90 मीटर। तो यहाँ पे एरर निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसको पर 100 की जगह पर मीटर कर लेते हैं। तो वो कैसे हो जाएगा 0.020 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से जाएगा ये 0.0002, ठीक है, मीटर पर मीटर ऑफ रीडिंग। इसे इस तरह से लिखते हैं। तो बस अब कुछ नहीं करना है। हमारे पास में जो रीडिंग दिया हुआ है, जैसे कि बैक साइड रीडिंग दिया हुआ है 40, तो उसमें कितना एरर हो जाएगा, तो वो जाएगा 40 इंटू, इसे मैं बोल देती हूँ ई, ठीक है, 0.0002। एंड फोर साइड में कितना एरर हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 इंटू 0.0002। तो बस अब इनका डिफरेंस हमें हमसे पूछा है, तो फोर साइड माइनस बैक साइड करना है। तो इसे कॉमन, ये कॉमन है, इसे कॉमन निकाल लेते हैं। 0.0002 इंटू 90 माइनस 40 हो जाएगा 50। इसी से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आएगा 0.0010 मीटर एरर, ठीक है। ये मैं स्टेप लिख देती हूँ यहाँ पे। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे साइन के हिसाब से दिया है, तो हमेशा क्वेश्चन में देख लो क्या बोला है। तो फोर साइड माइनस बैक साइड, ठीक है, तो वैसे ही करना है। देन ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, तो मुझे स्किप करना चाहिए या एक बार बताना चाहिए ये वाला? हाँ, अभी खाने का ही टाइम हो रहा है यार, सही बात है। मैं बताती हूँ, अभी एक बार ये पूरा कर लें, फिर 31 में बता देती हूँ। बाकी लोग बताओ। 36 और 37 दोनों बताया हुआ है मैंने पहले, तो अभी क्या करना चाहिए, मैं बताऊँ या स्किप कर दूँ? अगर आपको नहीं समझ में आया था तो मैं वापस बता दूंगी, नहीं तो फिर स्किप करेंगे, ठीक है। लोग स्किप बोल रहे हैं, ठीक है यार। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 38। द वैल्यू है यहाँ पे, ही वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ सेमी वेरियोग्राम एट विच द कर्व बिकम्स नियरली हॉरिजॉन्टल, ठीक है, नजेट, सिल, रेंज और लेग। सो ये हो जाएगा सिल, मतलब कि कर्व जो है वो नियरली हॉरिजॉन्टल बन जाता है। लेकिन यहाँ बोला है एट विच, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा रेंज, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सी वैल्यू पे होगा, तो वो तो रेंज पे होगा, ए वैल्यू पे। अगर वो बोलता है कि कौन सी वैल्यू है जिस मतलब जिसे हम एक तरह से बोले कि जब वो फ्लैट हो जाएगा उस वैल्यू के को क्या बोलते हैं, तो फिर वो सेल हो जाता। देन अगला है नजेट इफेक्ट इन अ वेरियोग्राम में अकर ड्यू टू परफेक्ट सैम्पलिंग, एनालिटिकल एरर, poor sampling and small scale variation, zero mineralization and infinite range। सो नजेट जो होता है नजेट इफेक्ट, वो जब आता है जब आपके स्मॉल स्केल वेरिएशन हो रहे होते हैं, तो मतलब कि एच जब जीरो है तब भी आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है इफ सैंपल ग्रेड्स आर 1.2 एंड 0.8 फाइंड एस्टिमेटेड ब्लॉक ग्रेड, ठीक। तो सैंपल ग्रेड दिया हुआ है, तो एस्टिमेटेड ब्लॉक ग्रेड हमसे पूछा है, पर इसमें और कुछ तो डिटेल दिया नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे? अभी मैं क्वेश्चन नंबर 40 को स्किप करती हूँ। वैसे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1.2 प्लस 0.8 बाई 2, पर वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक ग्रेड पूछा है, तो कोई भी जो ब्लॉक है उसका ग्रेड हम उसके आसपास वाले जो वैल्यूज होते हैं जो हमें पता होते हैं, जैसे मान लो ये हमें पता है, ये हमें पता है, और फिर हम यहाँ पे किसी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो हमें डिस्टेंस पता है, या फिर हो सकता है वॉल्यूम पता है, तो ये इस तरह से नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन होगा, वो अपन देख लेंगे एक बार बाद में। देन अगला है अ स्फेरिकल वेरियोग्राम हैज अ सिल, नजेट एंड रेंज, फाइंड कोवेरियंस एट डिस्टेंस 120 मीटर। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। स्फेरिकल वेरियोग्राम जो है ना उसका एक ही फॉर्मूला है, तो उसको याद कर लो, तो जब भी आएगा उसे बस लगा लेना, और उसमें जो टर्म्स है उसका मीनिंग पता होना चाहिए।
सो यहाँ पे देख लेते हैं, हमसे पूछा है कोवेरियंस एट लेग डिस्टेंस 120 मीटर। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे C1। C1 हमारा कितना हो जाएगा, 500 माइनस 100। C1 यहाँ पे है स्ट्रक्चरल वेरिएंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400। फिर उसके बाद में हमसे पूछा है एच बाय ए क्या होगा, वो मैं क्यों निकाल रही हूँ बताती हूँ अभी। एच हमें दिया हुआ है 120 और रेंज हमें दिया हुआ है 200, तो ये हो जाएगा 6/10, यहाँ से हो जाएगा 0.6। ये दो वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक सेकेंड इसको ऊपर कर देते हैं। तो अभी हम इसको लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल रिलेशन। सो ये हो जाएगा गामा एच इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा नजेट वैल्यू प्लस जो सिल स्ट्रक्चरल वेरिएंस हमें दिया हुआ है C1 एंड देन h/a। तो ये हो जाएगा 3h/a, 3/2 h/a माइनस h/a का क्यूब डिवाइड बाई 2। इस तरह से ये फॉर्मूला होगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। C नोट हमारे पास में 100, स्ट्रक्चरल वेरिएंस है यहाँ पे C1, तो C1 हमने अभी कैलकुलेट किया था सिल माइनस नजेट, तो ये हो जाएगा 400। देन यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटू h/a हो गया 0.6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.6 का क्यूब डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो यहाँ से 0.6/2 कॉमन आ रहा है, वैसे भी कर सकते हैं पर जस्ट अ सेकेंड। 100 प्लस 400 डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसे। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं फिर बताते हैं। सो ये हो रहा है यहाँ पे 0.9, यहाँ पे ये आ रहा है 0.108, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में गामा एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, गामा एच की वैल्यू आने के बाद में हमसे पूछा क्या है, कोवेरियंस पूछा है। ठीक है, तो कोवेरियंस क्या हो जाएगा, कोवेरियंस होता है दिस इज सेमी वेरियंस इज इक्वल टू, सिल लिख देते हैं इसको, सिल माइनस कोवेरियंस। ठीक है, ऐसे लिख लो। तो यहाँ पर कोवेरियंस जो है वो हो जाएगा, सिल वैल्यू हमें गिवन है 400 था, 500 है, माइनस कोवेरियंस तो सॉरी सेमी वेरियंस, तो ये हो जाएगा 416.8 और यहाँ पे हो जाएगा 83.2। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी, पर इस तरह से यहाँ पे आंसर ख़त्म नहीं होगा, एक और स्टेप है, इसे भी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में ये जो आ रहा है ये हमारा आंसर है। ठीक है, 40th क्वेश्चन में शायद आधा है, क्योंकि हो सकता है कि आधा हो, पर मतलब ये सही तरीका नहीं है ये वाले क्वेश्चन में। लाइक अगर आप इसे 2/2 करोगे और 1 करोगे तो ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ब्लॉक ग्रेड निकाल रहे हो। ठीक है, और एस्टिमेटेड भी लिखा है ना यहाँ पे। अगर वो बोलता मीन ग्रेड क्या है, ठीक है, अगर वो बोलता मीन ग्रेड क्या है तो आप कर सकते हो सकता है ये मतलब बोनस क्वेश्चन हो, थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर वो डिस्टेंस जो है उसे आप मल्टीप्लाई करो और कोइंसिडेंटली आंसर बना रहा हो, ये भी हो सकता है। तो मीन ग्रेड नहीं है, तो ये तरीका गलत है। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, मैं आपको कल बताती हूँ इसका। देन अगला है 42। 3 सैंपल्स हैव ग्रेड्स 2, 3 एंड 5 एट डिस्टेंस 10, 20 एंड 40 यूजिंग इनवर्स डिस्टेंस स्क्वायर मेथड एस्टिमेट ग्रेड। ठीक है, तो इसे सिंपल सा है फॉर्मूला, कैलकुलेशन ही है डायरेक्ट। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वैल्यूज। ये हो जाएगा 2/10 स्क्वायर, 3/20 स्क्वायर प्लस 5/40 स्क्वायर डिवाइड बाय 1/10 स्क्वायर, 1/20 स्क्वायर प्लस 1/40 स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 डिवाइड बाय हो जाएगा 16, 4 एंड 5, ये हो जाएगा 25, सॉरी 16, 4 एंड 1, 5 इंटू 1 है ना, ये हो जाएगा 21 और ऊपर का कैलकुलेट कर लेते हैं 32, 12 एंड 5, 44 एंड 5, 49।
तो ये यहाँ पे आ रहा है 49 डिवाइड बाय 21। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2.2, नहीं 2 पॉइंट यहाँ पे है 7, 70 हो जाएगा, 70 मतलब 3, 2.33 इसका आंसर है यहाँ पे। देन है फॉर अ स्फेरिकल रेडियोग्राम नजेट स्ट्रक्चरल वेरिएंस एंड रेंज हमें गिवन है, फाइंड सेमी वेरिएंस। तो सेमी वेरिएंस पूछा है, तब यहाँ पे हम गामा एच को कैलकुलेट करेंगे। गामा एच कैलकुलेशन के लिए सिंपल जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना MMT 1 2 3 4, इसमें मतलब आपका कोवेरिएंस स्ट्रक्चरल वेरिएंस काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये वाले क्वेश्चन भी कर लेते हो तो इट्स लाइक कि ये वाले तो मतलब डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। बस ये है कि एक जगह पे फॉर्मूलाज लिखते रहो, जो जो नए फॉर्मूला आते हैं, और उनका मीनिंग लिखो हर एक टर्म का, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तभी बोला है सेमी वेरिएंस फाइंड करो। तो सेमी वेरिएंस क्या होगा, गामा एच इज इक्वल टू नजेट, नजेट है हमारे पास में 0.02, पर यहाँ पे आई गेस क्या लेते हैं, ये होता है हाँ सी नोट प्लस C1 3/2 h/a माइनस 1/2 h/a का क्यूब। ठीक है, सो यहाँ से हम वैल्यू देख लेते हैं। सी नोट हमारे पास में है 0.02, यहाँ पे डायरेक्ट हमें स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस दिया हुआ है 0.16, 3/2, और h/a कैलकुलेट कर लेते हैं। तो h हमारे पास में है 150, a हमारे पास में है 450। ठीक है, h/a तो ये हो जाएगा 1/3, जैसे 1/3 ही लिखेंगे, बेटर है। 1/2 इंटू 1/3 का क्यूब कितना होगा, 1/27। तो यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लो। सो ये हो जाएगा 0.02 प्लस 0.16, यहाँ पे हो जाएगा 0.5 माइनस 1/2 इंटू 1/27। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, कॉमन जो आ रहा है उसे निकाल लो, बाई 2, यहाँ पे जाएगा 1 माइनस 1/27, और ये है यहाँ पे 0.02। 2.08, 26/27, एंड यहाँ पे हो जाएगा 0.02। तो इसे देख लेते हैं कितना आ रहा है। सो ये आ रहा है अपने पास में 0.097। तो ये है सेमी वेरिएंस। अगर यहीं पे हमें बोलता है कोवेरिएंस कितना होगा, तो कोवेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं, कोवेरिएंस के लिए हम करते हैं CH इज इक्वल टू सिल माइनस सेमी वेरिएंस। तो सेमी वेरिएंस है हमारे पास में 0.097। सिल हमें गिवन नहीं है इसमें, ठीक है, सिल हमें गिवन नहीं है, पर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिल माइनस नजेट होता है स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो सिल वैल्यू आ जाएगी, तो वो हो जाएगा 0.18, 0.02 प्लस 0.16। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0.18 माइनस दिस। तो यहाँ से कोवेरिएंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर फाइनली है 0.097। देन अगला, फोटोग्रामेट्री लिटरली मीन्स। तो फोटो मेजरमेंट होता है, लाइट मेजरमेंट होता है, ग्राउंड मेजरमेंट होता है, या हाइट मेजरमेंट होता है। तो फोटोग्रामेट्री बेसिकली होता है कि हम एक फ़ोटो की जियोमेट्री मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फोटो मेजरमेंट ही इसका आंसर है डायरेक्ट। एरियल फोटोग्रामेट्री, फोटोग्राफ्स आर टेकन बाय कैमरा फिक्स्ड ऑन ग्राफ नहीं हो सकता, ग्राउंड नहीं हो सकता, एरियल फोटोग्राफी है। तो उसमें कोई ड्रोन पे या किसी मतलब एयरबोर्न डिवाइस पे कैमरा फिक्स होता है, तो कैमरा माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट, हाँ ये हो सकता है। टोटल स्टेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है चेन सर्वे, वो भी नहीं होगा। तो ये तो मतलब सिंपल ही था, एरियल का मतलब पता होना चाहिए, और बाकी तो एयरक्राफ्ट पे माउंटेड रहेगा। Then a vertical aerial photograph has a camera axis inclined from vertical by। तो जो वर्टिकल फोटोग्राफ होती है उसमें कैमरा एक्सिस जो होता है या तो वो वर्टिकल होता है या लेस देन 3 डिग्री होता है, मतलब मैक्स टू मैक्स इतना टिल्ट हो सकता है उसका वर्टिकल एक्सिस 3 डिग्री। ठीक है, तो लेस देन 3 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा।
देन अगला है फॉर अ वर्टिकल फोटोग्राफ द स्केल इज गिवन बाय। सो फॉर अ वर्टिकल फोटोग्राफ स्केल होता है एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस एच। ठीक है, कैपिटल एच और एच तो पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, कैपिटल एच होता है कि कितना ऊपर आप उड़ रहे हो। तो यहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट है मान लो, तो वो कितना ऊंचाई पर है वो होता है कैपिटल एच। और एच जो होता है वो होता है ग्राउंड एलिवेशन, कि ग्राउंड कितना एलिवेटेड है। और एफ हमारा होता है कैमरा होता है उसकी फोकल लेंथ। तो यहाँ पे स्केल जो जाएगा वो होगा एफ अपॉन एच माइनस एच। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ कैमरा हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फ्लाइंग हाइट अबव डेटम इज 3200 एंड एलिवेशन इज 200, स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कर लेते हैं ढंग से। पीडीएफ में इतना जगह होता नहीं है तो फिर ठीक है। सो कैमरा हैज फोकल लेंथ 27, एफ यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर, देन एच हमें गिवन है 3200 एंड ग्राउंड एलिवेशन एच जो है वो है 200 मीटर। सो यहाँ पे स्केल क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा 0.2, 20 सेंटीमीटर था उसे मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3200 माइनस 200। तो यहाँ से सिंपल ये आ रहा है 0.2 डिवाइड बाय 3000। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 0.2 को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 3000 हो जाएगा 115,000। सो 1/1:15,000 इसका स्केल जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे इसे आपको मीटर में रखना है, क्योंकि ये रेशियो है तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये इस तरह से लिख सकते थे 20 सेंटीमीटर इज टू 3000 मीटर, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन अगला है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अकर्स ड्यू टू। Relief displacement is the apparent shift of an object in an aerial photograph due to its elevation above ground। ठीक है, सो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि ये एक अपेरेंट शिफ्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट का इन अ एरियल फोटोग्राफ ड्यू टू इट्स एलिवेशन अबव ग्राउंड। इस तरह से होता है यार, यहाँ पे ग्राउंड है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है अभी, तो थोड़ा बहुत ये शिफ्ट हो जाता है मतलब फोटो से, तो उसी को हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बोल देते हैं। यहाँ पे एयर बोल देते हैं, एयरक्राफ्ट बोल देते हैं। देन अगला है लॉन्गिट्यूडनल ओवरले बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एरियल फोटोग्राफ इज जनरली। मतलब इस तरह से एक बड़ा, एक काफ़ी लार्ज एरिया है उसका हमें फ़ोटोग्राफ निकालना है, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि बहुत ही कम रेजोल्यूशन में ले लेंगे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से फ़ोटो पार्ट बाय पार्ट फ़ोटो ले सकते हैं। अब उसमें हो सकता है कि हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, जब हम हवा में उड़ रहे होते हैं तो इतना नहीं पता होता है कि ये लाइन कितना है, मतलब कितना हमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे जाना है। तो बेसिकली जो फ़ोटोग्राफ्स है वो ओवरलैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कितना परसेंट वो मतलब ओवरलैपिंग होते हैं। 10 to 20%, 50 to 30% एंड 50 to 70, 80 to 90। तो इसमें जनरली वो 50 to 70 बहुत ही ज़्यादा नंबर पे मतलब ऐसे ओवरलैप्ड होते हैं। देन पूछा है साइड ओवरलैप, तो इसको ध्यान रख लो, लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो होता है 50 to 70 एंड जो साइड ओवरलैप होता है वो होता है 20 to 30%। सो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कोरिलेशन सर्वे इन माइनिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन। सो कोरिलेशन सर्वे जो होता है ओर ग्रेड तो नहीं होगा, वेंटिलेशन प्रेशर भी नहीं होगा, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक भी नहीं होगा, सर्वे से रिलेटेड है।
तो कोरिलेशन सर्वे बेसिकली क्या होता है कि हम सरफेस के रिस्पेक्ट में अंडरग्राउंड की मतलब एक बेसलाइन सेट कर देते हैं कि ये जो है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे भी हम इसको बोल देते हैं कि दिस इज़ 0 एंड इसका कुछ एलिवेशन होता है RL वगैरह, तो वो यहाँ पे सेट हो जाता है। जैसे बेंचमार्क हमें सरफेस का पता है तो हम अंडरग्राउंड को उस हिसाब से सेट कर देते हैं और फिर उसके बाद में जो भी करस्पॉन्डिंग सर्वे होते हैं तो वो इसके रिस्पेक्ट में होते हैं, तो हम बोलते हैं कोरिलेशन सर्वे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देन अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शाफ्ट प्लम्बिंग मेथड, रेडिएशन, वेव ट्राइंगल। सो यस, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। टेकोमेट्रिक है और प्लेन टेबल है। प्लेन टेबल नहीं होगा, एरिया सर्वेइंग के लिए होता है। रेडिएशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जनरल जो आंसर है वो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, 50 to 70% राइट। देन अगला है द पॉइंट ऑफ कर्व पी सी इज। कर्व तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। पॉइंट ऑफ चेंज बोल सकते हैं क्या इसको? इसका यार मैं देख के बताऊंगी, तो अपना 54 एंड 40 ये दोनों मैं बता दूंगी कल देख के। यहाँ पे मुझे लग रहा है इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये। PCPT, अच्छा। अरे ये इस तरह से वो एक मैम पढ़ाते थे ना, ये इस तरह से ये यूँ होता है एंड देन इस तरह से, और यहाँ पे कुछ पॉइंट होता है, यहाँ पे सी होता है, फिर ये कोऑर्ड लेंथ होता है, फिर ये मिड ऑर्डिनेट मतलब इस तरह से होता है, फिर यहाँ पे इस पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं कुछ, तो वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, फिर इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। तो ये वाला मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर ये वाला फोटो होगा तो फिर उससे ये वाली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कर्व। देन 56 है for a curve of radius 300 meter, deflection angle is 60 degree, tangent length is। So tangent length क्या होता है? वो होता है radius into 10 डेल्टा बाई 2। डेल्टा यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल है, तो ये हो जाएगा 1030 डिग्री। रेडियस हमें दिया हुआ है 300, 1030 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है, इंटू 300। सो ये हो जाएगा 100√3। अब √3 की वैल्यू होती है 1.7 के आसपास, 1.73 होती है, ठीक है। तो 1.73 इंटू 100, तो यहाँ से हो जाएगा 173 पॉइंट समथिंग। सो अपना ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देन अगला है अ वर्टिकल फोटोग्राफ इज टेकन विद अ कैमरा, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फ्लाइंग हाइट दिया हुआ है, एवरेज ग्राउंड एलिवेशन दिया हुआ है 40 मीटर, फाइंड द फोटोग्राफ स्केल। डिनोमिनेटर हमसे पूछा है। डिनोमिनेटर का मतलब हो गया कि ये 1:2 समथिंग होता है ना, तो ये वैल्यू क्या है वो आपको बतानी है। तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 0.2, 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद में फ्लाइंग हाइट है 3400 और एलिवेशन है 400, तो 3400 माइनस 400 यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगेन 3000। 3000 इसका आंसर नहीं है, हमें 1:2 के रेशियो में चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/15,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 15000। देन अगला है अ वर्टिकल फोटोग्राफ इज रिक्वायर्ड एट अ स्केल 1:12,000, फोकल लेंथ दिया हुआ है मिलीमीटर में, एवरेज ग्राउंड एलिवेशन दिया हुआ है 500 मीटर, फ्लाइंग हाइट हमसे पूछा है, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं स्केल इज इक्वल टू F/H-H। तो यहाँ से स्केल लिख देते हैं 1:12,000 इज इक्वल टू 150 है, 0 पॉइंट हो जाएगा, मतलब 150 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.15 मीटर, ठीक है। उसके बाद में अगला दिया हुआ है ग्राउंड एलिवेशन, तो एच की वैल्यू हमें दी हुई है,
एंड हमें कैपिटल एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हो जाएगा एच माइनस 500 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 0.15। तो 12 इंटू 15 180 होता है, और 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 180, और ये हो गया 0, तो 1800 एच माइनस 500। सो एच जो है, एच यहाँ पर आ जाएगा 2300, और आंसर होगा मीटर में। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था। देखो ग्राउंड एलिवेशन क्या होता है कि ग्राउंड जो है वो एकदम फ्लैट सरफेस नहीं है, तो हम इस तरह से मान लेते हैं कि ये एच है, फिर यहाँ पे कुछ H1 है, ये H2 है, ये H3 है, H4 है। ठीक है, तो H क्या हो जाता है, H इज इक्वल टू समीशन ऑफ एच आई डिवाइड बाई 2। मतलब बेसिकली इसको हम इस तरह से फिर एक मीन एवरेज फ्लैट सरफेस मान सकते हैं ग्राउंड को। ठीक है, और एच तो हमें पता है ये कैपिटल एच हो जाता है कि जिस हाइट से वो ऊपर, मतलब जिस हाइट पे वो कॉन्स्टेंटली ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा हो गया ग्राउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 2300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 58, 300। देन अगला है अ लाइन मेजर्स 8 सेंटीमीटर ऑन एरियल फोटोग्राफ ऑफ स्केल 1:4000, फाइंड इट्स लेंथ ऑन अ मैप ऑफ 1:10,000। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि एक स्केल है, उस पर एक लाइन की जो मतलब हम अगर मेजर करेंगे तो वो 8 सेंटीमीटर आ रहा है। वहीं अगर हम उस मैप को एक दूसरे स्केल पर देखते हैं 1:10,000, तो वो कितना मतलब कितना मेजर होगा, वो लाइन की जो लेंथ है वो कितनी होगी। ठीक है, सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो कोई भी अगर प्लान मतलब ऐसे बनता है, मान लो ये बना एक बड़ा एरिया मान लो, ठीक है, एक छोटा मान लो, तो इसमें जो वैल्यू है मतलब जो इसमें जिसका मतलब मैप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसकी एक्चुअल जो लेंथ है, जो ग्राउंड पे उसकी लेंथ है वो सेम रहने वाली है इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सा स्केल यूज कर रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसकी ग्राउंड पे जो रियल वैल्यू है, मतलब अगर आपको स्केल दिया हुआ है 1:4000, ठीक है, और यहाँ पे हम बोल देते हैं 8 और यहाँ पे बोल देते हैं एक्चुअल लेंथ। वो जो लाइन है वो लाइन तो नहीं होगी, वो हो सकता है कोई रोड हो, कोई रिवर हो, राइट, या फिर कोई फॉल्ट लाइन हो ना, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल लेंथ जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, वो जाएगा 8 × 4000। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा 3200 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी, तो बस अब हम हमें जो स्केल देगा हम उस पे उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। सो मान लो अभी हमें दिया हुआ है 1:10,000। सो यहाँ पे हम बोल देंगे प्लान LENGTH लेंथ, यहाँ पे हो जाएगा 32,000। सो क्या आंसर दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पे हमें आंसर दिख रहा है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.2। तो जैसे ही हम स्केल बढ़ाते हैं, मतलब कि 10,000 को हम एक यूनिट मान रहे हैं, मतलब 10,000 सेंटीमीटर को हम एक सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो लाइन की जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है 3.2 सेंटीमीटर। हाँ, राइट। साथ साथ क्वेश्चन करने से क्या है ना कि आप जब खुद से करते हो ना तो आपको पता चलता है आपको कौन सी चीज़ याद है और कौन सी नहीं। वो जब सामने वाला बोलता है तो लगता है हाँ हो तो जाएगा, फिर जब एक्चुअल करने बैठते हैं तो हो सकता है हम कुछ गलती कर दे, यूनिट वगैरह चेंज कर दे, फॉर्मूला याद नहीं हो। तो ये है कि साथ के साथ क्वेश्चन करना बेटर होता है। देन अब लास्ट के 6 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें कर लेते हैं। The image of the top of a tower is 70 millimeter from the principal point. Tower height is 90 meter and flying height above datum is 4,500 मीटर। फाइंड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
सो इसे देख लेते हैं। सो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे हो जाएगा हाइट एंड यहाँ पे आ जाएगा एच, ठीक है। रियल और मतलब इमेजिनरी जो होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा आर, ये हो जाएगा 90 टावर हाइट, हाइट ऑफ टावर इसे बोल देते हैं 90 इंटू कितना जो डिस्टेंस है तो वो है 70 मिलीमीटर, और डिवाइड कर देंगे 4500। अब देखो ये है मीटर में, 90 मीटर है, 70 क्या है मिलीमीटर, तो हमारा जो यूनिट है वो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या होगा मिलीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा भी मिलीमीटर में ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेल्टा आर क्या आ रहा है, डेल्टा आर हो जाएगा 90 से कैंसिल आउट हो जाएगा 50 एंड ये हो जाएगा 7/5, तो यहाँ से आ रहा है 0.14, सॉरी 1.4 मिलीमीटर। देन अगला क्वेश्चन है, अ फोटोग्राफ ऑफ साइज 18/18 is taken at a scale of 1:6000. Forward overlap is 60%. Find net ground advance between successive photographs in meter. तो मतलब कि आपने मान लो दो फोटोग्राफ लिया, तो अभी आपका मान लो यहाँ पर है ए, और फिर ओवरलेप करके एक और फोटोग्राफ लिया, तो इन दोनों के बीच में ग्राउंड कितना एडवांस हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी माइनस ए हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड लेंथ निकालेंगे, ग्राउंड LENGTH, ये हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो हम मतलब वॉटेवर डायरेक्शन हमें चाहिए वो ले सकते हैं। तो ये 18 है और यहाँ पर 18 है, ठीक है। 18/18 की फोटो आई है। अब वो बोल रहा है कि ओवरलेप जो है वो 60% है, मतलब वैसे हम देख के ही बता सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि हमने पढ़ा था 50 to 70% लॉन्गिट्यूडनल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड लेंथ क्या हो जाएगी, सो इसे हम बोलते हैं प्लान लेंथ। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, प्लान लेंथ इंटू स्केल, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/s। सो बेसिकली ये लिखा हुआ है PL/s, ठीक है। सो यहाँ से ये हो जाएगा 18 इंटू, अब s क्या है, s है 1/6000। सो यहाँ से ये हो जाएगा 18 इंटू 6000, 18 इंटू 6 होता है 108, और यहाँ पे हो जाएगा 000। सो 18 सेंटीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक्चुअल लेंथ कितनी है, दिस मच, ठीक है। 1080 मीटर भी बोल सकते हैं इसको। देन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि एडवांस कितना होगा। सो देखते हैं। सो नेट एडवांस कितना होगा, 60% तो ओवरलैप कर रहा है, तो वो 40% की एडवांस कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 1080 इंटू 1 माइनस 0.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो ये इसका कितना आ रहा है, 432 मीटर आ रहा है। इसमें बेसिकली ये बोला है कि इसे एक फोटोग्राफ है। अब अपने एक और फोटोग्राफ खींचिए, रेड कलर से लेते हैं इसको, इस तरह से। तो ओवरलेप जो हो रहा है वो हो रहा है 60%। तो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है, तो ये कितना है, ये 40% ही है। तो बस हमें देखना है कि ये जो डिस्टेंस आ रही है वो रियल में कितनी है, तो रियल में ये आ रही है एक्चुअल लेंथ इंटू 1 माइनस जो ओवरलेप परसेंटेज है। इसे मैं और अच्छे से बता देती हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट फोटो है, और ये जो सेकंड है वो ओवरलैप कर रही है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है एक्चुअल में, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने पहले निकाला कि 18 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल कितना कितना बराबर है, तो उसके लिए हमने किया 18 इंटू 6000।
उसके बाद में हमें पता चल गया कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड ये लेंथ कितना है। फिर क्या किया कि ये कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 60% तो ओवरलैप ही हो गया, तो बचा कितना 40%। तो जो 40% है उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो ये लेंथ आई हमारी इससे हमने मल्टीप्लाई किया 40%। ठीक है, सो ये जो यहाँ पर जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है, जो कि 432 मीटर। देन अगला है ग्राउंड लेंथ ऑफ वन फोटोग्राफ इन फ्लाइट डायरेक्शन इज 1000 मीटर और एंड ओवरलिप दिया हुआ है 60%। फाइंड नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू कवर अ स्ट्रिप ऑफ लेंथ ऑफ 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर है ये एक्चुअल डिस्टेंस है। ठीक है, और वन फोटो में 1 किलोमीटर के अराउंड हो रहा है। ठीक है, और ओवरलिप कितना हो रहा है 60%। सो देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सो बोल रहा है कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितना होगा। मान लो ये हमारा लेंथ है 10 किलोमीटर, राइट। सो अगर 0% ओवरलेप होता और एक फोटो जो है वो ऑन ग्राउंड 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो नंबर ऑफ फोटो कितना हो जाता। नंबर ऑफ फोटो यहाँ पर हो जाता 10। ठीक है, और अभी ये ओवरलेप कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेट एडवांस इज इक्वल टू ऑन ग्राउंड कितना है वो इंटू 1 माइनस ओवरलेप परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 400 मीटर। सो एक एक्स्ट्रा फोटो 400 मीटर कवर कर रही है, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इसको देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ फोटो कितना होगा, नंबर ऑफ फोटो क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर तो पहली फोटो ने कवर कर लिया, और नेक्स्ट फोटो जो आ रही है हमारी, राइट, नेक्स्ट फोटो जो हो रही है वो 400 मीटर कवर कर रही है। 400 इंटू यहाँ पे बोल देते हैं एक्स। तो ये जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1000 के, 10,000 सॉरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, और इसे यहाँ पे लिख देते हैं 1000। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया, 1 मिनट। इसका फॉर्मूला भी है, आप फॉर्मूले से डायरेक्ट जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो हमें रिक्वायर्ड लेंथ कितना है, हमें रिक्वायर्ड है 10 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 10,000 मीटर। एक फोटो में एडवांस हो रहा है 400 मीटर, और जो फर्स्ट फोटो है उसमें 1 किलोमीटर पहले ही कवर कर रहा है, मतलब 1000 मीटर कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 400 और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फोटोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटो क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 1000 हो गया 9000 इज इक्वल टू 400 इंटू एन। तो एन यहाँ पे कितना आ रहा है, एन आ रहा है हमारे पास में 86, डिवाइड करना है सॉरी 0 से 0, और 90/4, तो 90/4 हो जाता है 22.5। तो नंबर ऑफ फोटो जो है वो हमारे पास में आएगा 23, है ना। तो एन तो है जो नंबर ऑफ फोटो हमने एडवांस ले किए थे, मतलब एक फोटो तो हमने पहले ही खींच लिया, और उसके बाद में जो हम एडवांस कर रहे हैं वो है एन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 24। इसको बोल देते हैं एन, स्मॉल एन बोल देते हैं। तो बेसिकली देखो, ये जो फर्स्ट फोटो है ना, इसे हम बोलेंगे 1, और फिर यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है उसे मैंने बोला है एन नंबर ऑफ फोटोज। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोज हो जाएंगे 1 + n। नहीं, 24 होगा इसका आंसर, क्योंकि 23.5 + 1, इस मतलब 22.5 + 1 होगा। देखो एक बार बता देते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जो ग्राउंड लेंथ है ऑफ वन फोटोग्राफ वो है 1000 मीटर और ओवरलैप कितना कर रहा है 60%। तो फाइंड द नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू कवर अ स्ट्रिप ऑफ लेंथ ऑफ 10 किलोमीटर। तो मतलब वो बोल रहा है एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, ठीक है। और आपको अब फोटो खींचते जाना है, ठीक है, इस तरह से। तो कितने फोटो आप मतलब कितनी बार आप जो डेटा है उसे कलेक्ट करोगे, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट फोटोग्राफ जो है वो 1 किलोमीटर पहले ही कवर कर लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, 60% ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये पूरा 1 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे बस वो 400 मीटर ही एडवांस कर रहा है। तो 400 इंटू नंबर ऑफ फोटो इज इक्वल टू 9000x 9000, ठीक है। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.5, ठीक है। तो ये तो है जो एडवांस करते हैं ना वो फोटोज। और एक फोटो हमने फर्स्ट फोटो जो है वो पहले खींच लिया था जिसमें कोई ओवरलैप था ही नहीं, ठीक है। तो टोटल फोटो हो जाएंगे यहाँ पे 24। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज 180 किलोमीटर पर आवर। ग्राउंड लेंथ ऑफ फोटोग्राफ इज 1200 मीटर and overlap is 60%. Find time interval between exposures in seconds, ठीक है। इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो एक फॉर्मूला है वो याद रख लो। नेट एडवांस कितना हुआ। तो नेट एडवांस होता है एक्चुअल लेंथ ऑन ग्राउंड दैट इज 1200 इंटू 1 माइनस 0.6, 60% ओवरलेप है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1200 इंटू 0.4। तो 4 इंटू 12 8, एक ज़ीरो कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 480। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में हमें बोला है स्पीड। स्पीड हमें गिवन है 180 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 3600 और 180, जीरो से ज़ीरो कैंसिल और 18 की पहाड़ी से ये चला जाएगा 20 बार, 20 से चला जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 50 मीटर का वो कवर कर रहा है। सो यहाँ पर टाइम जो आएगा वो कितना आएगा 480 मीटर वो एडवांस कर रहा है नेक्स्ट फोटो में, और उसे कवर करने में उसे कितना टाइम लग रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9.6 मीटर, 9.6 सेकेंड। मतलब नेक्स्ट फोटो जो है वो 9.6 सेकेंड में कैप्चर करेगा। देन अगला क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ 6 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर इज टू बी फोटोग्राफ्ड। Photograph size is 20 into 20. Scale is 1 is to 10,000. Overlap is 60% and side overlap is 30%. Find the total number of photographs, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही इसमें लगाएंगे। सो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राउंड साइज क्या होता है। तो ग्राउंड साइज, एक सेकेंड। सो यहाँ पर इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राउंड साइज क्या है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्राउंड। सो ग्राउंड साइज यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 10,000, ठीक है। सो ये आ जाएगा, ये किलोमीटर में है तो 2 किलोमीटर यहाँ पे ये हो जाएगा। 20 जो है वो सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम आते हैं नेट एडवांस। सो नेट एडवांस कितना हो रहा है, अगेन वही ग्राउंड लेंथ इंटू
1 माइनस ओवरलैप। तो इन लेंथ डायरेक्शन हम पहले चेक करें तो यहाँ पर ये आएगा 0.8 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया अलोंग लेंथ। एंड देन हम चेक करेंगे सेकेंड वन, नेट स्ट्रिप स्पेसिंग। तो यहाँ पे मैं बोला है 30% ओवरले पे और इट इज़ 4 किलोमीटर, राइट। 4 नहीं है, सॉरी, फोटोग्राफ का साइज देखना है यहाँ पे, तो 20 ही है। ठीक है, और 20:10,000 है, तो वो तो सेम ही रहेगा, 2 किलोमीटर ही रहेगा। मतलब कि एक फोटोग्राफ जो है उसमें जो ग्राउंड है वो 2/2 किलोमीटर कवर हो रहा है। ठीक है, ये 1 फोटोग्राफ है। अब नेट स्ट्रिप स्पेसिंग देख लेते हैं, तो वो जाएगा 2 × 1 माइनस कितना एडवांस हुआ, कितना ओवरलेप हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा 1.4 किलोमीटर। ठीक है, सो ये हमारे पास में आ गया कि कितना नेक्स्ट एडवांस है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ फोट एन बी इज इक्वल टू 1 + 4 - 2 बट डिवाइड बाय 1.4, ये आ रहा है 2.43। तो इसको हम नेक्स्ट इंटीजर के लिए लिख देंगे 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे n लॉन्गिट्यूडनल। तो n लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, 1 + 6 - 2 डिवाइड बाय 0.8, सो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो टोटल फोटोग्राफ कितनी होगी, तो टोटल फोटोग्राफ हो जाएगी 3 × 6। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक फील्ड है और आपको फोटोग्राफ लेनी है अलोंग द स्ट्राइक बोल देते हैं इसको, हम बोलते हैं अलोंग द विड्थ। ठीक है, इस तरह से फोटो लेनी है। तो एक जो स्ट्रिप है, ठीक है, इस तरह से ये टोटल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 4। ठीक है, और 2/2 का एक फोटोग्राफ है, तो टोटल एक कॉलम में कितना आ जाएगा, 3 फोटोग्राफ। तो हमें ऐसे वर्टिकली लेना है और ऐसे हॉरिजॉन्टली हमें कितने लेना है, ये ऐसे हमें लेना है टोटल 6 फोटोग्राफ्स, 1 2 3 4 एंड 5 6। तो इस तरह से हम टोटल 18 फोटोग्राफ लेंगे, तब जाके ये फील्ड जो है वो कवर होगा। तो इसमें हमने करा क्या है, नंबर ऑफ फोटो निकाले अलोंग द स्ट्रिप एंड नंबर ऑफ फोटो निकाले अलोंग द विड्थ बोल देते हैं। 64:18 फोटोज। ये कैसे आया आपका? अच्छा, 18 आंसर 64 का, यस राइट। देन लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर है वन a photograph of size 18/18 is taken at a scale of 1:5000. Forward overlap is 60% and side overlap is 25. Find effective ground area cover पर फोटोग्राफ इन किलोमीटर, मतलब एक फोटोग्राफ में कितना एक्चुअल एरिया कवर हो रहा है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए टाइम दे रही हूँ, मैं फॉर्मूलाज लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नेट एडवांस जो होता है, मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 9:35 पे इसका सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो नेट एडवांस जो होता है वो होता है एक्चुअल लेंथ इन 1 माइनस, इसको हम बोल देते हैं ओवरलेप, OVER रेशियो। ठीक है, एक तो ये है, ये हिंट है। ठीक है, और बाकी तो किसी की जरूरत है नहीं, तो एक बार देखते हैं क्या आंसर आता है इसका।
यूनिट का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, 5000 है, ठीक है, 60 एंड 25% है। तो हमसे बोला है कि जो एक फोटो है उसमें कितना एरिया यहाँ पे यहाँ से यहाँ कवर हो रहा है। हमसे फील्ड नहीं पूछा है, हमसे बोला एक फोटो में कितना एरिया कवर हो रहा है। सो इसका आंसर देखते हैं। यस, राइट। हाँ, मैं क्वेश्चन 31 बताऊंगी। एक बार इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। सो हमें ग्राउंड की डायमेंशन निकालनी है, तो फोटोग्राफ जो है वो सेम साइज की, ठीक है। तो दोनों जो डायरेक्शन है मतलब लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम होगा फॉर वन फोटोग्राफ। तो यहाँ से देख लेते हैं। एक्चुअल डायमेंशन जो है वो हो जाएगा 18 इंटू 5000। सो यहाँ से हो जाएगा 90000। ये है सेंटीमीटर में। अब इसे हम 900 मीटर बोल देते हैं। हमसे किलोमीटर में पूछा है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.9 किलोमीटर, ठीक है। और 60 एंड 25, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखते हैं। सो नेट लेंथ लिख लेते हैं इसे। ये हो जाएगा 0.9 इंटू 1 - 0.6। सो ये हो जाएगा 360 मीटर, 0.36 किलोमीटर, ठीक है। और नेट विड्थ जो है वो हो जाएगा 0.9 इंटू 1 - 0.25। सो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 0.75। सो यहाँ से कर लेते हैं 675 मीटर, 0.675 किलोमीटर, ठीक है। अब बस हमें करना क्या है, हमारे पास में लेंथ आ गई है और हमारे पास में विड्थ आ गई है। रेक्टेंगुलर है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। सो ये हो जाएगा 675 इंटू 360। तो यहाँ से, अच्छा ये पॉइंट है, ठीक है, 0.3675 और 0.360। तो सो ये हो जाएगा 0.243 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका क्या है। यहाँ पे देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। पहले इसको बना लेते हैं, छोड़ो। सो एक तो होता है ये वाला, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें मतलब एक ही वैल्यू होती है, नजेट वैल्यू, और इसे हम बोलते हैं प्योर GT, ठीक है। यहाँ पे होता है गामा एच और यहाँ पे होता है एच, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये तो हो गया ए। अब नेक्स्ट होता है लीनियर, ठीक है। तो लीनियर में क्या होता है, एक वैल्यू होती है, वहां तक वो लीनियरली इंक्रीज करती है और उसके बाद में कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे कांस्टेंट होती है उसे हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसे हम बोलते हैं सी नॉट, नजेट वैल्यू। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है इसे हम बोल देते हैं सिल वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होते हैं 2-3 ग्राफ होते हैं, वो देखते हैं। फिर होता है एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल में क्या हो रहा होता है कि ये जो ग्राफ है वो इस तरह से इंक्रीज करता है और इंक्रीज ही करता रहता है, मतलब इस तरह से जाता है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसमें क्या होता है कि जो 95% जो वैल्यू है मैक्सिमम की, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं ये मैक्सिमम इन्फिनिटी पे कहीं पे जाकर ये सिल वैल्यू यहाँ पे हमें अटेन हो रही है, ठीक है। तो 95 ऑफ मतलब 0.95 इंटू सिल वो हमें यहाँ पे कहीं मतलब मिल जाती है।
सो यहाँ पे जो ए है इसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल रेंज। ए क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं होती है, पर 95% ऑफ मैक्सिमम वो अटेंड हो जाता है यहाँ पे, मतलब वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल रेंज। एंड लास्ट वन होता है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल में क्या हो रहा होता है कि यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ से, अरे यार, यहाँ से ये ऐसे सीधा सीधा जाएगा, फिर थोड़ा सा कर्व लेगा एंड फिर स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। और ये जो लाइन जा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसे अलग लाइन से बना देते हैं। ये जो लाइन जा रही है इसे हम बोलते हैं टेंजेंट, इसे बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। और ये जो वैल्यू है जहाँ से ये कर्व होना स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं 2/3 a। और जहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाता है उसे हम बोलते हैं ए को रेडियस भी बोल सकते हैं, राइट, पर यहाँ पे हम इसको रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऐसे एक पार्ट ऑफ कर्व बनता है, मतलब एक सर्कल का जो एक पार्ट होता है, आर्क जो होता है, वो यहाँ पे ऐसे इस तरह से बन रहा होता है ये, तो इसलिए इसको स्फेरिकल बोल देते हैं। तो ये मतलब कर्व स्टार्टिंग में तो ये कर्व होता है और फिर उसके बाद में स्ट्रेट हो जाता है, तो इसे हम बोल देते हैं स्फेरिकल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा है। अब बोला है सडन जंप एट ओरिजिन एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो किस में हो रहा है, वो हो रहा है ऑप्शन नंबर ए में, जिसमें हम यहाँ से डायरेक्ट ये यहाँ है और फिर उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो हो गया प्योर नजेट वैल्यू। फिर है स्ट्रेट लाइन इंक्रीज अप टू रेंज, ठीक है, रेंज तक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, और फिर उसके बाद में कांस्टेंट हो गया, तो वो हो गया लीनियर। फिर है स्मूथ कर्व अप्रोचेस टिल स्लोली, मतलब अप्रोचेस सिल स्लोली, ठीक है, तो मतलब है ये एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पे बोला है कर्व्ड राइज एंड रिचेस सिल एट फाइनाइट रेंज, सो ये जो हो गया वो हो गया स्फेरिकल। मतलब स्टार्टिंग में तो ये मतलब नॉन लीनियर है, उसके बाद में जब ये मैक्सिमम जब आता है, मतलब जब हमें सिल अटेंड करता है, तो ये एक फाइनाइट रेंज होती है, एट फाइनाइट रेंज, मतलब यहाँ पे जो ए है वो डिफाइंड है, तो उसे हम बोल देते हैं स्फेरिकल। अब हमें ये तो पता चल गया 1 2 3 4 ये P4Q का मतलब कि P के साथ में 1 है, Q के साथ में 2 है, एंड देन R के साथ में 3 एंड S के साथ में 4 है। अब ये वाले मिलाने हैं, तो देखो अब इसका मतलब नहीं पता होता है कभी कभी, तो क्या करेंगे, अगला ऑप्शन देखेंगे डिसकंटिन्यूटी एट ओरिजिन, यस। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि अगर मान लो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू मान लो ए है, एंड एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, डिसकंटिन्यूटी वाला एक चैप्टर होता है उसमें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर ये है तो वो कंटिन्यूस होता है, क्या होता है, कंटिन्यूस होता है कोई भी फंक्शन। और अगर हमसे बोल दे कि डिसकंटिन्यूस कब है, तो जब एफ ऑफ ए माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, इस तरह से, तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब ये है कि देखो जीरो जो है, ये वैल्यू जीरो है यहाँ पे, तो इसके जस्ट अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे 0.000 करके, बहुत ही थोड़ा सा एक डेसिमल जो भी रियल वैल्यू है उस पर आप आगे जाओगे, तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, राइट। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, पर अगर आप जीरो से पीछे जाओगे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इससे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे ये डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो उसके संग आ जाएगा बी। फिर आता है स्ट्रेट लाइन इंक्रीज अप, ठीक है, तो अब ये देखते हैं फाइनाइट रेंज विद कर्व्ड राइज, तो ये तो हमें क्लियर हो गया, फाइनाइट रेंज विद कर्व्ड राइज, मतलब इस तरह से कर्व है और यहाँ पे जो रेंज आ रही है वो फाइनाइट है, ठीक है, ये डिफाइंड है, मतलब हम इसमें कोई वैल्यू बता सकते हैं। तो ये जो है
ये कर्व स्फेरिकल है, स्फेरिकल के संग में हमारा जो जाएगा वो सी हो जाएगा। फिर अगला है स्ट्रेट लाइन राइज, तो ये किसके संग होता है, ये होता है लीनियर के साथ में। तो ऑप्शन नंबर क्यू में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अब बचा जो है वो ए, उसको इसमें लिख सकते हैं। इसका मतलब मुझे भी नहीं पता है क्या होता है, पर बाकी तीन ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो हम फोर्थ वाला देख सकते हैं। आपको क्लियर है यहाँ तक? ये इस तरह से ग्राफ होते हैं। आप इसे इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, मतलब एग्जैक्ट कैसा दिखता है वो देखने के लिए, पर मतलब ड्राइंग करेंगे तो ऐसे ही मतलब आपको मिलेगा। ये इस तरह से इंक्रीज करेगा, ये यहाँ पे एक फाइनल वैल्यू पे आके रीच, मतलब फाइनाइट रेंज है इसकी। फिर यहाँ पे ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, एंड देन फिर सिल वैल्यू अटेन कर रहा है। और यहाँ पर ये बिल्कुल इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये बस यहाँ पे कंटिन्यूअस है और एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब कोवेरियंस इसका सेम है। ठीक है, तो अब MMT4 अपना डिस्कस हो गया है। MMT5 आपका कब है? To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.